ओके जी, वेलकम बैक एंड वी वर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट इंडिविजुअल लेवल पर देखें कि अब ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट लेवल जो ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड गोल्स हैं वो इंडिविजुअल जॉब्स में कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। इस मॉडल में देखिए हमारे पास इस फ्रेमवर्क में कॉर्पोरेट एंड यूनिट ऑब्जेक्टिव्स हमने डेवलप किए। अब कॉर्पोरेट एंड यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं इसकी डिटेल को तवज्जो से समझ लो। कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। इन तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हम आगे फर्दर ट्रांसलेट करते हैं कि उस कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के अंडर कितने एसबीयूज काम कर रहे हैं। SBUs stands for Strategic Business Units। जो यहाँ स्लाइड के ऊपर आप ये वर्ड देख रहे हो कॉर्पोरेट एंड यूनिट ऑब्जेक्टिव, तो यूनिट से मुराद है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट उसके अंडर जितने उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव्स जो SBU के होंगे वो पोस्ट हो जाते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट SBU के ऑब्जेक्टिव्स को देखकर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अब हम नाम देंगे KRA का। KRA स्टैंड्स फॉर की रिजल्ट एरियाज, जो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर डिसाइड वो किए जाएंगे, जैसे मार्केटिंग के KRAs, फाइनेंस के KRAs, ऑपरेशंस के KRAs। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने की रिजल्ट एरियाज, अपने ऑब्जेक्टिव्स वो बनाएगा। हर एक डिपार्टमेंट जब कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को देखकर अपने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप कर लेगा, तो अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं उन तमाम एम्प्लॉइज की जॉब्स में हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को एड अप करने हैं, जिनको अचीव करने से जब सब इंडिविजुअल के टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो दरअसल डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स अचीव होंगे। जब डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स अचीव होंगे तो SBU के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स अचीव होंगे, और जब तमाम SBUs के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स अचीव होंगे तो उससे कॉर्पोरेट के जो ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स है वो अचीव होंगे। इसको हम कैस्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, और यही टेक्निक आपकी फॉलो अप की जाती है MBO प्रोसेस में। यू माइट हैव रिमेंबर्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, का हमारा जो प्रोसेस है। सो कॉर्पोरेट एंड यूनिट ऑब्जेक्टिव्स in the relation with the core values which corporate has to follow, उसकी रोशनी में हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तक का सफर जो है वो देखा। अब इंडिविजुअल जॉब्स में जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग की जाती है उसको हम कहते हैं KPI। KPI स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब हर एक की जॉब में जो KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उसके मुताबिक उसको एलोकेट किया जाता है एक्शन प्लान। उस एक्शन प्लान के मुताबिक वो उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, और फीडबैक के मुताबिक रिव्यू पीरियड में हम एक्शन प्लान्स को बेहतर करेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर करेंगे, और इवेंचुअली इन तमाम चीजों के मटेरियलाइज होने से आपके कॉर्पोरेट और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे होंगे। MBO, as you all might remember from the previous subject knowledge, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स असाइन करने की बजाय एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल में डिस्कस करके ऑब्जेक्टिव सेटिंग वो करते हो, और तमाम एम्प्लॉइज की डिस्कशंस के साथ, पार्टिसिपेशन के साथ जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग की जाएगी, दरअसल वो ऑब्जेक्टिव सेटिंग आपकी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंकअप वो होना चाहिए। सेकेंडली, MBO प्रोसेस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपने तमाम एम्प्लॉइज को फीडबैक भी प्रोवाइड करना है कि वो कितना परफॉर्म वो कर रहे हैं, और जहां पर करेक्टिव एक्शंस की जरूरत हो वहां पर हम उनके करेक्टिव एक्शंस भी वो करेंगे। सो दिस इज हाउ आपके जो मैनेजमेंट के मेन कंसर्न्स हैं उनको हम इंडिविजुअल टास्क असाइनमेंट्स और उन इंडिविजुअल टास्क असाइनमेंट्स में गोल अचीवमेंट को मटेरियलाइज करने का तरीका वो देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वो तमाम इंडिविजुअल्स जो कि अपने KPIs को अचीव कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, आप उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पॉजिटिव करोगे, और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पॉजिटिव होने से उनकी कंपनसेशन, उनके बेनिफिट्स, उनके इंसेंटिव्स, उनके बोनसेस, ये तमाम चीजें उनको एलोकेट वो हो रही होंगी। ठीक है, एक और बेटा फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सब तमाम चीजें डिस्कस की जा सकती हैं और टाई अप हो सकती हैं। अब यहां पर देखिए, इस सारी डिस्कशन को हम एक और कॉन्टेक्स्ट में समराइज कर रहे हैं कि आपकी बिजनेस एंड HR स्ट्रेटजीज जो डेवलप हुई
उनके साथ हमने लिंकअप किया रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज को। अभी आपको जैसे मैंने लैंड्स एंड ग्लैक्सो, B&Q डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाई कि किस तरह उन्होंने रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज को बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ लिंकअप किया। तो आप उसी चीज को हम एक स्टेप आगे और लेकर चल रहे हैं कि जब आपने रिवॉर्ड स्ट्रेटजी डेवलप कर ली तो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी के साथ क्या क्या चीजें लिंक्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रिवॉर्ड स्ट्रेटजी से अगला पॉइंट देखिए, उसके साथ बेटा लिंकअप होगा नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आपकी रिकॉग्निशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट, आपकी अचीवमेंट ओरिएंटेशन, आपकी ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये तमाम फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे JCM में भी। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल हमने डिस्कस किया था, उसमें स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। ये क्या करेगा? ये आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स को ट्रिगर करेगा, जिसमें कि मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, जिसमें आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और उस सब से क्या होगा? उस सब से आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो रोल है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म वो कर रहे होगे। सो अब आपकी रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी में आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पहला पॉइंट आ गया। दूसरी चीज, आपने नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के साथ साथ जब रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है तो उसी के अंदर आपने जॉब्स को इवेल्युएट भी करना है। जॉब इवेल्युएशन और जॉब वर्थ, ये दो बातें वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जॉब वर्थ और जॉब इवेल्युएशन में हम दरअसल हर एक जॉब की जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि हम यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स को यूज करते हुए जॉब्स को कैटेगराइज वो कर सकें। ठीक है, सो जॉब इवेल्युएशन हमारे पास आ गई। उसके बाद आपने रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ग्रेड एंड पे स्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। कौन कौन से ग्रेड्स में लोग काम करेंगे, किन सैलरी रेंजेस में वो काम करेंगे, उस सैलरी रेंज में मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, मिनिमम सैलरी कितनी होगी, एवरेज सैलरी कितनी होगी, ये तमाम बातें डिस्कस की जाती हैं। देन मार्केट रेट एनालिसिस किया जाएगा, मार्केट सर्वेस कंडक्ट किए जाएंगे और इन सब की रोशनी में आप एक बेस पे डिसाइड करोगे कि दैट इज द बेसिक पे स्केल, बेसिक बेस पे जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रेड में एक वर्कर या एक एम्प्लॉई वो काम कर रहा है। इसी के साथ साथ आपका सालाना पे प्रोग्रेशन कितना होगा, पे में इंक्रीमेंट कितना लगेगा। फिर आपने कंटिंजेंट पे को भी डिसाइड करना है। यहां पे मैंने कंटिंजेंट पे की डेफिनेशन आपके लिए रखी हुई है, लेफ्ट साइड पर देखिएगा। कंटिंजेंट पे या कंटिंजेंट पेमेंट मींस अ कंपनी और बिजनेस पर्सन may arrange a contingent payment, which means the payment depends on a particular event or level of performance. For example, lawyers often set contingent payment that only require clients to pay if they win their cases. ओके, तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर बेस जो है ये कंटिंजेंट पे वो डिस्कस की जाती है। तो आपने पे प्रोग्रेशन, कंटिंजेंट पे, सर्विस रिलेटेड पे, पेंशन एंड बेनिफिट्स, अलाउंसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन तमाम चीजों को रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी से इवॉल्व करना है। ठीक है, अब आपकी कंटिंजेंट पे, आपकी सर्विस रिलेटेड पे, आपके पेंशन एंड बेनिफिट्स, आपके अलाउंसेस, ये सब कुछ मिलकर आपकी बेस पे के साथ क्या बनेगा? ये सब कुछ मिलकर बेटा बनेगा आपकी टोटल रिम्यूनरेशन। और टोटल रिम्यूनरेशन इन एडिशन विद द नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, जिसमें रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब कुछ शामिल है। ये सब कुछ मिलकर क्या बनेगा? दिस वुड बी कंबाइंड नोन एज टोटल रिवॉर्ड। ठीक है, और आप टोटल रिवॉर्ड एलोकेट कब करोगे? सबसे बॉटम ऑफ द साइड पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पैरामीटर्स के मुताबिक। ठीक है, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसमें कि आपका एनुअल अप्रेजल भी हो सकता है, जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, वो ये बाय डिसाइड कर रहा होगा कि आपने किस एम्प्लॉय को कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना कंपनसेट वो करना है। राइट बेटा, तो अब ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें पेंशन एंड बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, लीगल एस्पेक्ट्स, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हैं जब हम रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी की बात वो कर रहे हैं। और आपको अभी मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा कि आपको अपनी फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना, दुकान के लिए एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें कि आप मेंशन करोगे कि ये तमाम चीजें जिनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं ये मटेरियलाइज वो कैसे होंगी। एक्सक्यूज मी। इसी तरह एक और फ्रेमवर्क देखिए जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला स्टेप होगा
role definition. ठीक है. Now before I start this flow sheet diagram, Bilal Kaisar has asked me a question कि cascading objectives क्या होता है. बेटा cascading का मतलब ये बन रहा है कि आपके corporate level objectives translated into business level objectives, business level objectives translated into department level objectives, departmental level objectives are translated into individual level objectives. ठीक है. So ये जो आपका सारा लिंकअप बनता है, इस लिंकअप से हम ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स को मटेरियलाइज वो करते हैं. There is a comment that if formalization costs more than how small businesses would grow, obviously बेटा small businesses को हम एक हद से ज्यादा formalization वो allocate नहीं करते. Secondly, please अपने microphones बंद रखिए because it is creating distortion. So formalization एक हद से ज्यादा small businesses को recommend नहीं की जाती, because अगर एक हद से ज्यादा small businesses formalization की तरफ जाएंगे informal sector के अंदर, तो उनकी cost बढ़ जाएगी. ओके, ये बात अब मैंने स्पेसिफिकली ऐड की है कि अगर आप ऑपरेट इनफॉर्मल सेक्टर में कर रहे हो और आप खुद जरूरत से ज्यादा फॉर्मलाइज होना चाह रहे हो, तो ये चीज आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है. राइट, कमिंग बैक टू द स्लाइड बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है रोल डेफिनेशन, कि जिसमें आपने अपनी जेडीज वो डेवलप की, लोगों से शेयर की, आपने केआरए, केपीए, केपीआईज डेवलप किए. अब रोल डिफाइन करने के बाद, टीडीआरस डिफाइन करने के बाद, उससे रिलेटेड आपको एचआर के कॉन्टेक्स्ट में कंपिटेंस रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो कि केएसएओ से आ रही हैं, और प्लस आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर किए जो कि की परफॉर्मेंस एरियाज में आपने वो डेवलप किए हुए हैं कि किस लेवल की परफॉर्मेंस इन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल होगी. अब ये दोनों चीजें, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड कंपिटेंस रिक्वायरमेंट, ये लिंकअप करती हैं विद परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट से. अब ये परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसके मबैन हो रहा है? ये मबैन हो रहा है बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के. ठीक है, इसको हम इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, आईडीपीज, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं उसके साथ हम लिंकअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को. अब जब आपके परफॉर्मेंस प्लान्स बन गए, आपके डेवलपमेंट प्लान्स बन गए, आईडीपीज डेवलप हो गए, तो अब उनको एग्जीक्यूट करना होगा, और एग्जीक्यूशन में हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स आएंगे और हमारी कंपिटेंस की एविडेंस आएगी कि जिन लोगों को हमने पर्टिकुलर केएसएओस के ऊपर हायर किया है, आया वो अपने केएसएओस परफॉर्म भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो अगर उन्होंने अपने केएसएओस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, उनकी कंपिटेंसी प्रोफिशिएंसी में कन्वर्ट हुई, उनके परफॉर्मेंस मेजर्स पॉजिटिव थे, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है, तो हम साथ साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक उनको प्रोवाइड करेंगे, और फिर पीरियोडिक रिव्यूज वो दिए जाएंगे, जिन पीरियोडिक रिव्यूज के ऊपर बेस्ड उनके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स वो एलोकेट होंगे. ठीक है, अब एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि अभी जैसे मैंने पहले आपको कमेंट किया था कि स्मॉल सेक्टर जो बिजनेसेस हैं इनफॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर, उनको हम एक हद से ज्यादा फॉर्मलाइजेशन सजेस्ट नहीं करते. उसी के साथ एक और कमेंट भी बेटा याद रखिएगा कि बिल्कुल फॉर्मलाइजेशन का ना होना भी कंपनीज को बैकफायर वो कर सकता है. सो आपको रादर देन कि आप मिनिमम या मैक्सिमम फॉर्मलाइजेशन के पॉइंट्स में उलझो, आपको ऑप्टिमम फॉर्मलाइजेशन की तरफ वो जाना चाहिए. ऑप्टिमम फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सूटेड, बेस्ड अपॉन कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस सेक्टर, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, और वहां पर रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी रिक्वायरमेंट्स वो क्या हैं. यहां तक आपसे मैंने कुछ फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए. अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूं बेटा मेथड्स ऑफ कंपनसेशन, कि आपने कंपनसेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, मिशन, विजन का अमल दखल, इन सब चीजों को देख लिया. अब किस किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है, वो कुछ तरीके बेटा यहां पर हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला मेथड इज वेजेस एंड सैलरीज, जिसके बारे में हमने बार बार डिस्कस किया. इट इज सेड that although we use the terms wages and salaries interchangeably in payroll accounting, the two terms have different definitions. अब वो definitions क्या है? Wages usually refer to the hourly rate or daily rate paid to such groups
एज प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉइज। ओके, इनको आमतौर पर वेजेस पर रखा जाता है, जिनको आप अदरवाइज ब्लू कॉलर वर्कर्स का नाम भी वो देते हो। जिसके बरक्स सैलरी नॉर्मली रेफर्स टू द वीकली और मंथली रेट्स पेड टू क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉइज, जिनको हम अदरवाइज व्हाइट कॉलर वर्कर्स का नाम भी वो देते हैं। तो ये हमारे पास पहला मेथड हो गया ऑफ कंपनसेशन। द सेकंड मेथड वी हैव इज कमीशन। ठीक है, आपको पता है बहुत सी सेल्स फोर्स हमारे इलाकों में वो कमीशन पे काम करती है। तो कमीशन का डेफिनेशन और डिटेल देख लो। इट इज सेड दैट द कमीशन इनकम इज कंसिडर्ड the same as wages or salaries for withholding and reporting purposes, but commissions are usually computed on a certain percentage or commission rate. अब ये इसका जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है वो या परसेंटेज का डिस्कशन होता है या कमीशन रेट का वर्ड यूज किया जाता है। So the employer must determine the regular hourly rate for each non-exempt salesperson during the week and make sure this rate is at least equal to the current minimum wage. तो आपका जो करंट मिनिमम वेज का जो कानून है, आपको कम से कम उसके साथ बैलेंस रखना पड़ेगा अपने कमीशन के रेट को भी। अदरवाइज ऑब्वियसली फिर उस केस में वो लेबर यूनियन और वो लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं, लेबर कोड प्रोसीजर्स जो हैं, फिर वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। द थर्ड वे जो कि मेथड ऑफ कंपनसेशन के तौर पर काउंट होगा, दैट इज पीस रेट प्लान। अब पीस रेट प्लान का क्या मतलब है? इट इज सेड दैट वर्कर्स पेड ऑन अ पीस रेट प्लान रिसीव अ सर्टेन अमाउंट फॉर ईच आइटम प्रोड्यूस्ड। ग्रॉस अर्निंग्स इक्वल द रेट पर आइटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेरोल पीरियड। ठीक है, अब इसमें जितने आइटम बनाए आपको आइटम वाइज पेमेंट जो है वो की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन बेटा आपके पास हो तो प्लीज जूम ग्रुप चैट में वो पूछ लो। Well, the question is, are SMEs informal sector? Basically, SMEs में दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं, कुछ फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड भी हैं, लेकिन मोस्टली आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो इनफॉर्मल ways में डेवलप किए जाते हैं. Many of them are not even registered. Many of them are not even following any legal and regulatory requirements. So that is the reason कि हमारे यहाँ पर जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, और उस तरफ अगर आप फैसलाबाद और बहुत से और इंडस्ट्रियल सिटीज को भी ऐड कर लो, तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि इनफॉर्मली ऑपरेट वो कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें बेटा जो आपका क्वेश्चन है उसमें दोनों कैटेगरीज हैं कि आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में देयर आर सर्टेन setups which are formally established, which are registered, but at the same time there are certain or which are even more which are not formally established. So चौथा मेथड बेटा आप देखिए कंपनसेशन का, और उसमें हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन प्लान की. So combination plan में many businesses pay sales people both a salary and a commission. Such a combination plan provides some regular income and offers an incentive for superior sales. तो combination plan में हमारे पास सैलरी और कमीशन इनका मिक्सचर जो है वो बनकर भी सामने वो आ रहा है. Another method जो कि आपका compensation में काउंट किया जा सकता है, that can be draws. आप ड्रॉ के कॉन्सेप्ट को समझ लें. Draws are often given to sales people who work only for commission. Okay, ये आपका एक यूनिक टाइप का कमीशन है एक्चुअली. A draw is an advance given to a salesperson that will be collected when future sales transactions are closed. इसका मतलब क्या ठहरा कि ये आप स्टार्ट में दे देते हो और बाद में एडजस्ट करते हो. So draws will be subtracted from a salesperson's commissions after any applicable taxes and deductions have been withheld. The draw is subject to all payroll withholding taxes. ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स ऑफ कंपनसेशन अवेलेबल हैं, जिन मेथड्स ऑफ कंपनसेशन के साथ आप लोगों को फॉर्मली वेजेस, सैलरीज, कमीशंस ये प्रोवाइड कर सकते हो. अब द सिक्स्थ वे वी हैव इज बोनसेस. Bilal Kaisar, I wonder that you are talking about the draws. Draws, beta, it is a method
अब इसको अडॉप्ट कौन करता है उसकी ओपन चॉइस है, तो लोकल कंपनीज कैन गो फॉर इट, और कुछ लोकल कंपनीज ने इसको ट्राई भी किया, कुछ को इसमें नुकसान भी हुआ, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपको मैं मेथड्स की लिस्ट बता रहा हूं. सम लोकल कंपनीज वेंट फॉर इट, दे वर हैविंग गुड रिटर्न्स बिकॉज उनकी जो सेल्स फोर्स की मोटिवेशन थी वो बेहतर हो गई थी, बिकॉज दे वर एबल टू मीट अप देयर रूटीन एक्सपेंसेस. लेकिन बाज दफा में क्या हुआ कि आपने शुरू में आपको पेमेंट कर दी, लेकिन वो सेल्स फोर्स जो है वो उस अमाउंट में कमीशन जनरेट ही नहीं कर सके कि उनके ड्रॉज की जो एडजस्टमेंट थी वो पॉजिटिवली की जा सकती. ओके, ये जो सारा आपको मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं. अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो कि देवर कपल ऑफ पे फोन कंपनीज, ठीक है, जैसे आपको वर्ल्ड कॉल, इस तरह के कुछ पे फोन कंपनीज होती थी. अब आजकल चूंकि मोबाइल इंटरवेंशन की वजह से ये पे फोन कंपनीज का बिजनेस बहुत कम खत्म हो गया हुआ है, लेकिन बाय द टाइम व्हेन दोस वर्ल्ड कॉल और इस तरह की डिफरेंट पे फोन कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, तो वहां पर ड्रॉस की जो पॉलिसी थी उसको यूज भी किया गया था. सो कमिंग बैक टू द बोनसेस, बोनसेस में businesses offer bonuses in many different ways. Some bonuses are based on profitable operations of the business and are paid at year end. A common type of bonus may be offered to salespeople for selling a specific item. Another type of bonus plan, one that may be part of an employment agreement, pays managers if the yearly sales or profits reach a certain level. ठीक है, तो अब बेस्ड अपॉन आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी क्या है, आपके क्वार्टरली बोनसेस, एनुअल बोनसेस, आपके मंथली इवन बोनसेस भी बाज कंपनीज ने प्लान आउट किए. तो बोनसेस ये उसका एक्सप्रेशन है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस वो अनाउंस करती हैं. अनदर वे जो कंपनसेशन जिसमें की जा सकती है, दैट कैन बी प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट्स. And profit sharing payments would mean a profit sharing plan, like a bonus plan, can be structured in a number of different ways. An employer may elect to pay cash to employees, give them stock in the business, or set up a deferred compensation fund for retirement. Okay, तो ये different तरह के procedures हैं जो organizations follow up कर सकती हैं. Then there are certain other taxable forms of compensation. For example, sometimes other payments to employees are required that are equivalent to wages. These include non-cash fringe benefits, reimbursed expenses, sick pay, supplemental unemployment benefits, and tips. Now, as with any form of compensation, these payments are subject to federal taxes. और जाहिर है कि हर कंट्री का, हर इलाके के जो टैक्स मैटर्स और इश्यूज होंगे उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर किस कौन-कौन सी चीज किस तरह से टैक्स के अंडर वो जा रही है. सो ये सब हमारे पास मेथड्स ऑफ कंपनसेशन वो डिक्लेयर वो हो रहे हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी नीड टू टॉक अबाउट इज रिलेटेड टू वेज लेवल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेज लेवल, इट इज सेड द वेज लेवल्स रिप्रेजेंट द मनी एन एवरेज वर्कर मेक्स इन अ जियोग्राफिक एरिया और इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक एवरेज वर्कर जो है एक इलाके का, वो कितने पैसे बना सकता है एक जियोग्राफिक एरिया में, उसको वेज लेवल कहते हैं. इट इज एन एवरेज which is subjected to specific markets or firms, and individual wages can vary widely from the average. Okay, तो जब एवरेज की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें आपके आउटलायर्स भी आ जाएंगे, उसमें आपके जो बहुत कम अर्निंग के लोग हैं वो भी आ जाएंगे, उसमें एवरेज अर्निंग के लोग भी आ जाएंगे. सो अगेन एवरेज वुड बी डिफरेंट एज कंपेयर टू कि अगर आप लोगों की इंडिविजुअल वेजेस का जिक्र वो करो. इसी तरह द सेकंड टर्म वी हैव इज हाउ आर वेज लेवल्स सेट. अब उसका मेथड क्या होगा, वो कहता है कि वेज लेवल्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग पोजीशन, इंपॉर्टेंस एंड स्किल रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया. While there is a minimum wage set by the law for most jobs, the actual job paid is entirely between you and your prospective employee. Okay, तो ये बड़ा सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास कि जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस बना तो लेते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस के बावजूद there are issues कि जिसमें subjectivity would be even more than objectivity. Umar Aziz is asking a question that if any employee
don't want to take allowances and instead he wants to get cash equivalent to those allowances, how HRM deals with it? इसके लिए बेटा अगेन मैं रेफर करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क हम डेवलप करते हैं, उसमें ये बात डिस्कस की जाएगी कि आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स में अगेन इट वुड बी अ सब्जेक्ट मैटर कि अगर आप अलाउ करते हो कि द एम्प्लॉय कैन टेक द कैश, तो दे कैन टेक द कैश, लेकिन अगर आपकी एचआर पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है कि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स अलाउ नहीं करना चाहते हो, आप कैश जो है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करोगे, द पीपल कैन अवेल द फैसिलिटी और अलाउंस अदरवाइज, तो बेटा फिर देयरफॉर यू वुड नॉट बी एबल टू कंपनसेट योर एम्प्लॉइज एज पर दे रिक्वायर। सो इट वुड बी अगेन अ सब्जेक्ट मैटर। बाज हवालों से इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल को छोड़ दें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर मोस्टली ऑल दीज थिंग्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसके लिए हमने पीछे एक टर्म अपने टॉपिक में पढ़ी थी विच वाज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉइज के दरमियान जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होता है उसमें ये चीजें डिसाइड वो हो जाती हैं। The next term we have is the wage rate, और wage rate के बारे में हम बात कर रहे हैं कि a wage is an amount of money paid to a worker for some specified quantity of labor. Okay, so when expressed with respect to time, it is typically called wage rate. The wage rate is the pre-tax amount of payment. Okay, usually monetary, paid per unit of labor. It is the main monetary item that the worker and the employer focus on. So हमने यहाँ पर जो चीजें देखी कि आपका वेज लेवल, उसके बाद वेज रेट, ये तमाम चीजें जो हैं हमें एक इलाके के हवाले से, ज्योग्राफिक बाउंड्री के हवाले से वो प्लान करनी होती हैं ताकि हम इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी, इन तमाम चीजों को इंश्योर वो कर सकें। Now there is a homework assignment for you, और ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट जो है ये ग्रुप में आपको परफॉर्म करनी है बेटा। आई वंडर कि आप सबके ग्रुप्स जो है वो बन चुके होंगे। असाइनमेंट में आपको ब्रीफ कर देता हूं, और इस असाइनमेंट को आप लोगों ने अपलोड जो करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर, वो तमाम ग्रुप मेंबर्स असाइनमेंट अपनी रिस्पेक्टिवली अपलोड वो करेंगे। ठीक है, आप ग्रुप में इकट्ठे काम करो, लेकिन जब अपलोड करना है तो हर स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव असाइनमेंट, जो एक ग्रुप का एक ही सारा डॉक्यूमेंट होगा, उस तरह उसको अपलोड करोगे। So your assignment is that in this assignment you are going to learn about how people are paid. ठीक है, अब आपके बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें रिजॉल्व भी हो जाएंगे जब आप एक्चुअली मार्केट में जाकर इसको सर्वे करोगे। इंटरव्यू 2 individuals doing similar work in different organizations. ठीक है, कोई भी जानने वाले आप 2 लोग पिक करें जो कि एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम वो कर रहे हों, but the organization should be different. About the rewards they receive in addition to their base pay. For example, engineers in 2 different firms, and write a brief comparison of. अब इन 4 पॉइंट्स पर बेटा आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। Number 1, their compensation that is not base pay, including incentives, bonuses, merit pay raises, tips, and other forms of unique compensation. Number 2, what percent of their total pay is at risk? ठीक है, आप पे एट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके एग्जांपल मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन वो की हुई है। नंबर 3, any other perks that they get. It can be stock, trips, airplanes, tickets, parking spaces, etc. Whether they are or not based upon performance. Again, include the condition that need to be satisfied to receive the perk. And then there is the 4th requirement, that their assessment of how their compensation influences how they do their jobs. अब उनको जो भी compensation, benefit, incentive, allowances वो मिल रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है with the work they are doing in the company. So this is tricky. इस पे काफी आपको जो है वो psychological discussion उनके साथ करनी पड़ेगी. I realize, but try to get a gut assessment of games that they play to maximize their earning.
और हर बंदे की ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश होती है कि वो अपनी अर्निंग को बेहतर से बेहतर बनाए। तो अब आपको ये देखना होगा कि हर बंदा अपनी अर्निंग को, अपने गेम को कैसे बेहतर करने की कोशिश वो कर रहा है। So for example, they may have a sales target that increases by a set percentage, and they mention that they quit selling in the middle of the month once they reach that target for fear of not being able to meet the higher target in next month. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं वो एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं. So we have to see, we have to investigate, we have to look deeper into their compensation and package plans, how they're working, how their working is linked with the package plans, and how this all is manifesting in the betterment and the development of organizations. Right here, so this is the teeny mini assignment which is due with your diary next week. So you have to submit this assignment along with your diary submission. यहां पर हमारा Zoom सेशन टाइम इस सेशन का पूरा हो रहा है. नेक्स्ट सेशन में प्लीज ज्वाइन कीजिए so that we can carry on with the discussion.